हेयर इज़ द अनदर क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है और किस नाम से है। द डायरेक्टर ऑफ हैंक लिमिटेड, पास पेपर का क्वेश्चन है आपके पास। प्रोवाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। आपके पास मार्च 2016 एक इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है आपके पास, जो पहला वाला बॉक्स है वो 2016 विच इज़ कॉल्ड ओपनिंग इन्फॉर्मेशन एंड सेकंड वाला बॉक्स इज़ योर क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन। और आपके पास थाउजेंड्स की वैल्यूज़ हैं तो उन्होंने 000 को मेंशन किया हुआ है बेटा। और आपके पास यहाँ पर एक SOF दी हुई है। टोटल एसेट्स इसके कितने आ रहे हैं 519 और एक के कितने आ रहे हैं 458। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ 519 और 458। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स। हमने सारी थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स देख लिए थे कि कैश फ्लोज क्या हैं, उसके क्या 3 एलिमेंट्स कौन से हैं, और फॉर्मेट भी मैंने आपको बनवा दिया था। और उसके लिए फिर कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग डेप्रिसिएशंस वगैरह निकालने का, वो भी आपको बताया था। अभी एक प्योर कैश फ्लो का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या लिखी हुई है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड कैश बजट। और ये भी मैंने आपको बताया था, बट आपको एक्सप्लेन करना है 2 मार्क्स का, तो 1 पॉइंट उसका दे सकते हो और 1 पॉइंट इसका दे सकते हो। तो सबसे पहले लिख लो अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। डिक्टेट करवा रहा हूँ, जल्दी से लिख लो। अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज़ बेस्ड ऑन अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज़ बेस्ड ऑन summarize historical data. A statement of cash flow is based on summarize historical data. आपके पास जो कैश फ्लो है, आपके पास जो बनाते हो आप, वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली फॉर्मेटेड होता है। और आपके पास जो कैश बजट होता है उस पर फॉर्मेट का काम नहीं होता। पहला पॉइंट हो गया, फुल स्टॉप डालो या कॉमा डालो। वेयर एज कैश बजट इज बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइन। वेयर एज कैश बजट इज बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइन और एक्सपेक्टेड डाटा फॉर अ फ्यूचर पीरियड। 2 मार्क्स थे, आई थिंक 2 मार्क्स के लिए इनफ है। रिपीट कर रहा हूँ, अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज़ बेस्ड ऑन समराइज्ड हिस्टोरिकल डाटा, वेयर एज कैश बजट इज़ बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइन और एक्सपेक्टेड डाटा फॉर अ फ्यूचर पीरियड। डन हो गया बेटा। यहाँ तक क्लियर। अगर आपके पास आपको ये पॉइंट्स याद नहीं आते तो आप इसमें डिफरेंट पॉइंट्स और भी लिख सकते थे। आपके पास ऑप्शन था, अगर कैश फ्लो इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल ट्रांजैक्शन आपके पास, और कैश बजट जो होता है बेस्ड ऑन जो फ्यूचर एस्टीमेट, जिसको पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा क्या होता है आपके पास, कैश फ्लो इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट फॉर्मेट, और जो आपका कैश बजट होता है वो किस कंपनीज पॉलिसीज़ के हिसाब से बनता है। अच्छा, फिर तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है आपके पास, जो कैश फ्लोज होता है वो एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए पब्लिश किया जाता है, शेयर होल्डर्स, लेंडर्स, फ्यूचर इन्वेस्टर्स। और जो कैश बजट बनाया जाता है वो मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए, इंटरनल यूज़र के लिए बनाया जाता है। कैश फ्लोज में आपको क्या होता है, बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू IS 7 के हिसाब से बनता है, और कैश बजट के लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप इसमें और पॉइंट्स एक्सप्लेन करने का बोलता तो आप कर सकते थे। जी तलाल बेटा। सर आपने वो कैश फ्लो और कैश बजट का पूरा वो बनवाया, वो उसी का वो बनवाया था, जो वो डिफरेंस था, तो आप वहाँ से भी ले सकते थे बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट बनानी है कैश फ्लो से रिलेटेड, हैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड अकॉर्डिंग्स टू विद द IS 7। जब IS 7 का नाम आ जाता है तो IS 7 मींस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 है। जो कैश फ्लो का उसका नेम क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और नंबर क्या है 7 है।
वो पेपर में ये भी पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की अकॉर्डिंग टू आईएस उसकी डेफिनेशन बताओ, तो एग्जैक्ट आपको वो बतानी होगी। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर उन्होंने इस पूरे क्वेश्चन में आपके पास जो है, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस लिखते हो जिसको पीबीआईटी कहते हो। फिर इसके बाद जो नॉन कैश एक्सपेंसेस आपके पास होती हैं उनकी एडजस्टमेंट्स करते हो। फिर उसके बाद आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो होती हैं वो करते हो। फिर आपके पास क्या आ जाती हैं, सारी चीज़ें ऑपरेशंस में आ जाती हैं। फिर ऑपरेशंस के बाद आप क्या डालते हो बेटा, आपके पास इन्वेस्टिंग करते हो। इन्वेस्टिंग के बाद आप क्या करते हो, फाइनेंसिंग करते हो, और तीनों एक्टिविटीज़ का सम अप कर लेते हो तो आपके पास नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ जाता है। उसको फिर आप अपने ओपनिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट से जो है वो सम अप कर लेते हो या लेस कर देते हो, तो आपके पास क्लोजिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट आ जाता है। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ अकॉर्डिंग टू द IAS 7। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट कहाँ से लूँगा मैं। अब सबसे पहला पॉइंट उधर लिया हुआ है, एडजस्टमेंट्स के साथ चलेंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब ये वो प्रॉफिट है जिसमें आपके पास इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, दिस इज़ कॉल्ड पार्ट बी। स्टार्ट किससे लूँगा, मैंने कहा यहाँ पर मेंशन कर दिया, दिस इज़ कॉल्ड प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको इसका दूसरा नाम क्या होता है, पीबीआईटी भी कहते हो बेटा। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया। कितना प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस था बेटा आपके पास, 30,000 था जो मैंने मेंशन कर दिया। एग्री। अब आपके पास आपने देखना होगा जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, कहीं गिवन होंगे, कहीं आपको फाइंड आउट करना होगा। तो पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 2 इज ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट एसेट विच आर कॉस्ट, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट एसेट की कॉस्ट 24,000 थी। उसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो कितनी थी बेटा, 19,000 वर्स सोल्ड 8,000। तो इस पॉइंट से आपको गेन या लॉस नहीं मिल जाएगा, वो अभी मैं इस पॉइंट को भी छोड़ रहा हूँ, एग्जाम्प्ट कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है इस साल की 12,000 है। ऑल नॉन करंट एसेट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आर डेप्रिशिएटेड ओवर 25 ईयर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसका मतलब चार्ज फॉर द ईयर भी आपको दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू इनकम स्टेटमेंट। और SOFP प्रिंसिपल हम क्या करते थे, अक्रूवल्स और मैचिंग के हिसाब से चलते थे। जहाँ ट्रांजेक्शन अकर्स हो जाए वहाँ एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर दो, मगर कैश फ्लो अगेन वो बात बताता है रियल मूवमेंट ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, यानी कितना हकीकत में एक पैसा आया है या कितना हकीकत में पैसा गया है। तो नॉन कैश एक्सपेंस में सबसे पहले क्या आ गया आपके पास, डेप्रिसिएशन आ गया बेटा। और डेप्रिसिएशन आप उसमें इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से माइनस करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या कर दी बेटा, ऐड बैक कर दी, जो कि कितनी है बेटा, 12,000 है। क्लियर, डन हो गया। डेप्रिसिएशन के बाद आप देख सकते हो, अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, एसेट था कितने का, 24,000 रुपये का। डेप्रिसिएशन कितनी कर ली, 19,000 कर ली। पैसे कितने आ गए बेच के, 8,000 आ गए। तो इसका मतलब मुझे देख के बता सकते हो कि इसके अंदर गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। मगर मैंने कहा कि यार अगर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर चाहते हो ना, तो इसका मतलब खामोशी से क्या बना लेना, डिस्पोजल अकाउंट बना लेना, उसमें गलती के चांसेस कम होंगे। मैंने कहा ख़रीद कितने की थी, 24 की थी। इस्तेमाल कितना कर लिया, 19 का कर लिया। पैसे कितने आ गए, 8 आ गए। तो कौन सी साइड अगर देखा जाए आपको दिखने में हैवी लग रही है, बता सकते हो। क्रेडिट 19 में 8 डालेंगे कितने हो जाएंगे मेरे घर, 27 हो जाएंगे। और 27 में से अगर फॉर एग्जांपल 24 निकाल दो तो डिफरेंस अगर इस जगह पे आ रहा है तो आपके पास क्या हुआ है, गेन हुआ है। कितने का गेन हुआ है बता सकते हो, 3,000 का। तो गेन को आपको रिकॉर्ड आप अगर करते हो तो अदर इनकम में रिकॉर्ड करते हो, बट ये वो गेन है जो अभी तक हमें मिला नहीं है, हमारे हाथ में नहीं आया। अकॉर्डिंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट इस गेन ऑन डिस्पोजल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना था आपके पास, 3,000 था बेटा। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, 3,000 माइनस कर दिया। कोई सवाल बेटा? जी बेटा, पैसे आए नहीं है बेटा। अभी हमने जैसे फॉर एग्जांपल एसेट डिस्पोज करते हैं, तो बेटा डिस्पोज करने के बाद जब गेन और लॉस को कैलकुलेट करते हैं तो वो डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस है ना, हम तो रिकॉर्ड करते जा रहे होते हैं। जब हम बेचते हैं, बेचने के बाद हमारे पास पैसे आ रहे होते हैं ना, तो इसके बाद तो ये तो कहीं मेंशन नहीं होता आपके पास। तो गेन ऑन डिस्पोजल तब आपको मिलता है आप जहां आपको पता चल गया है कि गेन हो रहा है, तो अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन अगर हो गई है तो वहाँ उसको अपने पास रिकॉर्ड कर देते हो। जब पैसे आएंगे तो तब आप अपने पास अकॉर्डिंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट तो लिखोगे ना। हम तो जहाँ भी हमें नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, ट्रांजैक्शंस हुई, आप रिकॉर्ड कर दो, चाहे आउटफ्लो हो या ना हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या खुद एक नॉन कैश एक्सपेंस है। पहले रिकॉर्ड करते हो, बाद में पैसे जाते हैं। 8,000 रुपये आ रहे हैं ना हमारे
पास। 8,000 नहीं मेरे बच्चे, 8,000 इज कॉल्ड रिसीट। 8,000 अकॉर्डिंग टू डिस्पोजल एंट्रीज, अकॉर्डिंग टू डिस्पोजल कितने का ख़रीदा था और कब ख़रीदा था, कितना इस्तेमाल कर लिया एंड कितने पैसे आ गए। फर्स्ट वन इज़ टू राइट ऑफ कॉस्ट, सेकंड वन इज़ राइट ऑफ डिप्रिसिएशन एंड थर्ड वन इज़ रिसीट फ्रॉम नॉन करंट एसेट। दिस 8,000 इज कॉल्ड रिसीट, पैसे आ गए। और ख़रीदा कितने का था, इनफ्लो, वो कहाँ पर आएगा, इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, सेल मतलब बेचा था तो पैसे आए थे। अभी बात किसकी हो रही है, गेन या लॉस की हो रही है बेटा, सही है। फिर इसके बाद आप आगे चल सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या था, और कोई चीज़ तो कोई डिक्रीज़ इन PFDD वगैरह ऐसी सच कुछ भी नहीं था। अब आप आ जाएं वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। इन्वेंट्री को ज़रा देखिएगा गौर से। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 102 थी। क्लोजिंग कितनी है, 128। सवाल दिमाग में याद रखिएगा, इसमें जो पहला डब्बा है ना वो क्लोजिंग है, जो सॉरी जो सेकंड वाला है, जो ये वाला है ना ऊपर मेंशन कर लें, ये कौन सा कहलाएगा, क्लोजिंग, सही है। इसमें गलती के चांसेस होते हैं। और ये वाला कौन सा कहलाएगा बेटा, ओपनिंग, समझ गए। तो मेरे पास शुरू में इन्वेंट्री कितनी पड़ी थी, 102, और इन्वेंट्री कितनी हो गई, 128। तो इन्वेंट्री क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई ना। तो इंक्रीज़ हुई तो लॉजिक अप्लाई करो कि इंक्रीज़ हुई तो माल और ख़रीदा होगा, जब ख़रीदा होगा तो पैसे हमारे पास से गए होंगे। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर क्या करोगे, लेस इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री। इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री कितने से हुआ है, हेल्प कर सकते हो मेरी, कैसे होगा, 102 माइनस 128 कितने से इंक्रीज़ हुआ है, 26 से। जब इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब क्या होगा, पैसा गया है आपके पास, क्लियर। फिर इसके बाद नीचे आ जाओ बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स पे। ट्रेड रिसीवेबल्स पुराने कितने थे, 118, अब कितने हो गए, 132। तो इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज़ हुए हैं। इंक्रीज़ होने का मतलब हम माल बेच ही रहे हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स कम होना अच्छी अलामत है, क्योंकि जब कम होंगे तो लोग हमें पैसे दे रहे होंगे, पैसा आएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपने क्या कर दिया, लेस इंक्रीज़ इन ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कि कितना है आपके पास, 118 से कितना इंक्रीज़ हुआ, 132। तो डिफरेंस बता सकते हो कितने से, 14,000। एग्री बेटा, कहीं कोई सवाल हो तो प्लीज़ रोक देना बेटा। फिर उसके बाद आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को आप छोड़ दें, वो तो जाहिर सी बात है, खुद एक वो फॉर्म है। अच्छा इधर सुनिएगा प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग कितना दिया हुआ है, 14,000, और क्लोजिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब क्लोजिंग कहाँ देखना होगा हम लोगों को, बैंक ओवरड्राफ्ट में जाओ, करंट लाइबिलिटी में जाओ, तो ओपनिंग वहाँ पर क्या था, 0 था, मगर यहाँ पर कितना है। तो इसका मतलब जो मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए ना, 23 नेगेटिव में आना चाहिए। ऊपर किस में दिया था, पॉजिटिव में 14 दिया हुआ था। और अब नीचे एंडिंग में कितना, करंट ट्रेड पेबल में, करंट लाइबिलिटी में कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, सर्कल बना दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड पेबल्स पे आ जाइए ज़रा। ट्रेड पेबल्स कितने थे आपके पास, अगर हम बात करते हैं, ट्रेड पेबल्स थे 1,09,000 और अचानक 1,02,000 हो गए। तो इसका मतलब है ट्रेड पेबल बढ़ना अच्छी बात होती है, ट्रेड पेबल बढ़ना अच्छी बात होती है, क्योंकि जेब से पैसे नहीं जा रहे। तो मेरे पे थे कितने, 1,09,000, और हो कितने गए, 1,2,000, कम हो गए। तो कम हुए तो बेटा मेरे पास से पैसा गया होगा, लाइबिलिटी उतरी होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास लेस डिक्रीज़ इन ट्रेड पेएबल, डिक्रीज़ इन ट्रेड पेएबल। तो 109 माइनस कितना बेटा, 102। तो बता सकते हो कितना हो जाएगा बेटा, 7,000 डिक्रीज़। और पिछले 2-2.5 साल से कैश फ्लो ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर देता है और अच्छे से दे रहा है, वो बहुत घुमा के देता है। तो हमें जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हम इसके कर सकते हैं, हम क्लास में सॉल्व करेंगे और होमवर्क में सॉल्व करेंगे, ताकि हम इस टॉपिक को ओवरकम कर सकें बेटा। चलें, मुझे इन सब को प्लस माइनस करके कोई बच्चा मेरी हेल्प कर सकता है कि कितना आएगा कैश, जो यानी जो मैंने बिज़नेस से जो है कैश कितना जनरेट किया है, हाउ मच कैश जनरेटेड फ्रॉम द बिजनेस, मुझे बता सकते हो कितना जनरेट हो रहा है। सर इंटरेस्ट पेड अभी छोड़ दें आप, कैश जनरेटेड कितना आ रहा है मुझे बता सकते हैं बेटा। सब प्लस माइनस करने के बाद 30,000 भी है आपका टॉप पे, माइनस में 1,000, माइनस में 1,008,
नहीं बेटा, माइनस में 8,000 आ रहा होगा, तो इसका मतलब तुम्हारा जो बिजनेस है ना वो कैश जनरेट ही नहीं कर पा रहा, तुम नेगेटिव में बैठे हुए हो। अब इसके बाद अगर मैं तुमसे बात करता हूँ कैश जनरेटेड के बाद, तुम जाके देखना लेस कोई इंटरेस्ट तुमने पे किया है चेक करना। अब इंटरेस्ट पे करने के लिए तुम्हें अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट के अकाउंट्स याद होने चाहिए। अब इधर प्लीज़ यहाँ देख लेना, इंटरेस्ट पेड हाँ दिया हुआ है, कितना पे किया है, 9,000 कब पे किया है चेक कर लो बेटा पॉइंट नंबर 4 में। तो एज इट इज़ इंटरेस्ट पेड जो था वो कितना था आपके पास, 9,000 था, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 9,000। क्लियर? क्या हो गया, मसला आ रहा है? 9,000 का आपने क्या था इंटरेस्ट पे कर दिया, फिर इसके बाद लेस क्या करना था, टैक्सेशन। अगर टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा टैक्सेशन कितना होगा आपके पास, टैक्सेशन कितना होगा आपके पास, यहाँ देख लीजिएगा टैक्स पेड। अब टैक्स पेड के लिए टैक्स चार्ज फॉर द ईयर पॉइंट नंबर 6, कितना टैक्स चार्ज कर दिया है देख के बता सकते हो आप? टैक्स चार्ज फॉर द ईयर, बच्चे ये लिख देंगे जिसकी वजह से उनका आंसर गलत आ जाएगा। चार्ज चार्ज चार्ज, दिस इज़ नॉट अ पेमेंट, दिस इज़ कॉल्ड चार्ज पूरे साल का। तो कैश फ्लो में सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ जाती है जितना हम लोगों ने पे किया है। तो अब यहाँ पर देख लीजिएगा इधर क्यों आपने गलती की, तो इसका टैक्स खुद एक एक्सपेंस है। इधर देख लीजिएगा भाई प्लीज़, टैक्स खुद एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस के लिए एक वर्ड यूज़ होता है पाप। पाप मतलब जितना उल्टा काम करोगे पाप लगेगा, गुनाह लगेगा, तुम्हें नर्क में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे, तो गलत काम नहीं करो। पाप का मतलब क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस का ओपनिंग, एक्रूड एक्सपेंस का ओपनिंग, एक्रूड एक्सपेंस का क्लोजिंग और प्रीपेड एक्सपेंस का क्लोजिंग, दिस इज़ कॉल्ड पाप। अब यहाँ देख लेना अदर पेबल में एक ओपनिंग कितना दिया हुआ है 18, एक ओपनिंग कितना दिया हुआ है 20। तो अदर पेबल का ओपनिंग कितना है, यहाँ 18 लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ 20 लिख दूँ, प्रीपेड कुछ भी नहीं दिया हुआ, डैश डाल दिया। चार्ज का मतलब अगर फॉर एग्जांपल जब टैक्स पे करोगे तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, टैक्स डेबिट और बैंक, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा डेबिट, और यहाँ आता था हमारा I/S जिसको हम चार्ज बोलते हैं, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, पॉइंट नंबर 6 में गिवन है। तो दिखने में कौन सी साइड आपको हैवी लग रही है, क्रेडिट। 40 + 18 38, 38 में से 20 निकाल दो तो बैंक की फिगर कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो इसका मतलब आप लोगों ने टैक्स कितना पे किया है, 18 का पे किया है। एग्री? कोई मसला? अकाउंट बता दूं बेटा? हाँ, अगर लेट से कि बेटा क्यों सर यहाँ पॉइंट नंबर अगर मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 6 में बेटा, दिस इज़ कॉल्ड चार्ज फॉर द ईयर। चार्ज मतलब पूरे साल का होता है, ये रिसीट या पेमेंट नहीं है। तो मैंने देखा ऊपर गया तो ट्रेड पेबल का इन्होंने अकाउंट दिया हुआ था, मैं ब्राउन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। अदर पेबल टैक्सेशन ओपनिंग और क्लोजिंग 18 और 20 दिया हुआ था। तो इसका मतलब आई कैन ड्रॉ टैक्स का अकाउंट। टैक्स का अकाउंट एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के लिए मैं पाप यूज़ करता हूँ। तो पी दोनों नहीं थे तो डैश डाल दिया, 2 ए थे उनको उस जगह पे प्लेस कर दिया। I/S यानी चार्ज कितना था 20, बैलेंसिंग फिगर से पता लगा लिया कि भाई मेरे पास बैंक से कितना पे हुआ है, 18,000 का पे हुआ है। तो 9 और 18 कितना हो गया बेटा, 27,000 क्या हो गया, अगेन नेगेटिव में हो गया। तो 9,000 माइनस हो रहा था, 18,000 माइनस हो रहा था, तो 9 और 18 कितना हो गया 27। तो माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो इसका मतलब आप इसका टोटल करके बता सकते हो -18 और -27 कितना होता है। तो इसका मतलब 35,000 आप बता रही हो कि 35,000 क्या था, नेगेटिव था, और उसको आप क्या लिख दोगे बेटा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसका मतलब मेरे बिज़नेस के अंदर इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि वो इतना कमा ही नहीं रहा। तो नेट कैश फ्लो कितना आ रहा है मेरा ऑपरेशन से, कितना आ रहा है बेटा, माइनस का 35,000। क्लियर बेटा? जी बेटा, मुफली बेटा, नवाल बेटा, हाजिक, दिस इज कॉल्ड नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ -35,000। जी बेटा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स बेटा 1,32,000 रुपये मुझे लोगों से लेने थे
और अचानक कितने हो गए, 1,18,000 हो गए। तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हुए, इंक्रीज़ हो गए ना। ओपनिंग कितना था आपके पास, 1,18,000, 1,18,000 थे, 1,18,000 से 1,32 हो गए, ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए। तो आपने परचेज उधार में क्या है, बेचना शुरू कर दिया है। जिनको बेच रहे हो तो उनसे पैसे थोड़ी आ रहे हैं आपके पास। इन्वेंट्री और एस का ट्रेड रिसीवेबल का सेम रूल है, अगर इंक्रीज़ होते हैं तो माइनस होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं तो बढ़ते हैं। और ट्रेड पेबल का जो है उल्टा अपोजिट रूल है, वाइस वर्सा बेटा। ऑपरेशंस ख़त्म हो गया। इसके बाद कौन सी हेडिंग आती है, हेल्प कर सकते हो, इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में आपके पास क्या होता है कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की अगर बात करता हूँ तो आपने कहाँ कहाँ पैसे लगाए हुए हैं, तो कंपनी को किस किस जगहों से पैसे आ रहे हैं। तो महद आपने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था बेटा, सर ये जो डेप्रिसिएशन जो हमने एसेट बेचा था, एसेट बेच के भी तो हमें क्या आया था, पैसा आया था। तो इसको क्या कर दिया, ऐड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। अब आप अपनी आसानी के लिए आगे क्या लिख दिया, रिसीट्स लिख दी। कितने पैसे आपके पास आए, 8,000 आए, मेंशन कर दिया। अब बेटा अब यहाँ पर देख लीजिएगा, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। अब यहाँ पर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट मतलब यहाँ दिया हुआ नहीं है, अब आपको निकालना पड़ेगा। अब परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुन लेना। ये देखो, मैं डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस इसलिए करवाए थे, बाद में कॉपी करना, पहले यहाँ देख लो। मैं पिंक कलर यूज़ कर रहा हूँ। नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू दी हुई है, ओपनिंग 2,24,000 है, क्लोजिंग कितनी है, 259 है। नेट बुक वैल्यू है, नॉट अ कॉस्ट बेटा। तो इसका मतलब मुझे इधर क्या बनाना पड़ेगा, नेट बुक वैल्यू का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगेन थोड़ी सी आपकी अटेंशन चाह रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। दिस इज़ कॉल्ड कौन सा वाला अकाउंट, नेट बुक वैल्यू अकाउंट। ओपनिंग नेट बुक वैल्यू कितनी है मेरे पास, 224, क्लोजिंग कितनी है मेरे पास, 259। एग्री करते हो, हाँ। इसके बाद अगर मैं बोलता हूँ आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है, दिस इज़ कॉल्ड एडिशन, ये निकालना है। और I/S कितना था आपके पास, 12,000, क्लियर। और यहाँ आपके पास जब डिस्पोजल, जब एसेट अकाउंट होता है तो डिस्पोजल की कॉस्ट लिखते हैं। अब ये एसेट अकाउंट तो नहीं है, नेट बुक वैल्यू अकाउंट है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डिस्पोजल की ही नेट बुक वैल्यू लिखनी पड़ेगी। और डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू कैसे आएगी, जाके देख लो। 24,000 का ख़रीद थी और 19,000 रुपये इस्तेमाल किया था। 24 में से अगर 19 निकाल दो तो कितना आएगा, नेट बुक वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ गई। एग्री करते हो, अकाउंट को क्लोज करता हूँ। यहाँ देख लेना कौन सी साइड दिखने में हैवी लग रही है, 5 + 12 + 259, तो टोटल बनता है 276। 276 में से 224 निकाल दूँ तो एडिशन कितने से आ रहा है मेरा, 52। तो इसका मतलब मेरे घर में जो एसेट ख़रीदा गया होगा ना, वो कितना ख़रीदा गया होगा, 52,000 का ख़रीदा गया होगा। क्लियर बेटा, डन। रिपीट करने की ज़रूरत है, आपके पास कल आपके पास जो क्वेश्चन दिए थे उसमें इस तरह का भी एक क्वेश्चन होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस करवाए थे। अकॉर्डिंग, फिर रिपीट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू कैश फ्लो हकीकत में पैसा आया। अब जैसे इसने मुझे बोला, तलाल ने, तलाल को मैंने बोला अगर तुम्हारा A2 अकाउंट्स में A* आया ना, तुमको 50,000 रुपये दूंगा। अब तलाल ने 50,000 रुपये सुन के रिकॉर्ड कर दिए, दिस इज़ कॉल्ड अनरियलाइज्ड इनकम, अर्न इनकम आपके पास। तलाल को भी मिली थोड़ी है, वो इनकम स्टेटमेंट प्रिंसिपल के हवाले से कर सकता है, अक्रूवल्स मैचिंग के थ्रू कर सकता है, बट कैश फ्लो में थोड़ी लिख सकते हैं। कैश फ्लो में तो रियल मूवमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, कि कितना हकीकत में पैसा आया है, कितना हकीकत में पैसा गया। अब जैसे लॉटरी है, लॉटरी के पैसे हैं, अभी खुली थोड़ी है, खुलेगी, लगे या ना लगे वो बात की बात है ना। तो ऐसे थोड़ी है कि जब भी तो कहते हैं रीवैल्यूएशन गेन को आप क्यों रिकॉर्ड तो कर लेते हो, मगर अभी हकीकत में गेन थोड़ी। आज मैंने कहा मेरे पास 5 लाख रुपए की लैंड थी, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए हो गई है, 5 लाख रुपए का फ़ायदा है क्या, वो 5 लाख मिल गए मुझे क्या, नहीं मिले ना। फिर उसके बाद सेल ऑफ नॉन करंट एसेट के बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लेस मतलब परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, जो कि मैंने वर्किंग करके आप लोगों को दिखा दिया, कितने का, -52,000। एग्री। कोई डिविडेंड विविडेंड आप लोगों का कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब इस स्टेप को इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ। +8 - 52 कितना होता है, +8 - 52 कितना होता है, हेल्प कर सकते हो,
-44। तो इसका मतलब तुम्हारी जो इन्वेस्टिंग है ना वो भी अजीब सी हालत में है। तो यहाँ क्या लिखोगे, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है, इसका आपको पता होना चाहिए। अगर पता होगा, और फॉर्मेट का भी इतना कोई मसला नहीं है अगर चीज़ें याद होंगी, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है फाइनेंशियल में वो सारा यहाँ समराइज़ होगा। डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, अक्रूवल्स, प्रीपेमेंट सब इधर ही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी अकॉर्डिंग टू IAS, आपके पास क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ देख लो शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल की अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो शेयर कैपिटल थे कितने, अचानक मेरे ख्याल से थे शेयर कैपिटल तुम्हारा 180 था, 180 से 210 हो गया। तो इसका मतलब नए शेयर्स इशू किए होंगे। जब नए शेयर्स इशू किए होंगे तो तुम्हारे पास क्या आया होगा, पैसा आया होगा। एग्री करते हो? तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, शेयर कैपिटल एड इशू शेयर कैपिटल कितना था बेटा, 180 माइनस 210 कितना होगा। यहाँ मैं प्रीमियम भी साथ ही लिख देता, मगर मैं थोड़ा सा अलग करके लिख रहा हूँ। कितना है बेटा, 30,000। और उसी के नीचे जाके देखो आपके पास जब शेयर इशू हुए होंगे ना तो ओपनिंग प्रीमियम कुछ नहीं है, क्लोजिंग अचानक जो है ना प्रीमियम में हुआ होगा। प्रीमियम क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है राइट इशू हुए हों, या राइट इशू नहीं हुए हो तो प्रीमियम में इशू हुआ हो, 1 रुपये की चीज़ 1.5 रुपये में बेची हो। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम कितना है बेटा, 15,000, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है, चेक कर सकते हो। और दोनों को साथ करके भी लिख सकते थे मैं 45, मगर मैंने अलग अलग करके लिखा है। फिर इसके बाद आप लोगों ने डिविडेंड पे किया है, नज़र घुमाओ पॉइंट नंबर 5 पे। डिविडेंड पे किया तो इसका मतलब पैसा गया। तो कितना गया आप लोगों के पास से पैसा, 25,000। और उसी के आगे आपके पास लिखा हुआ है प्रोपोज डिविडेंड। प्रोपोज डिविडेंड मतलब अभी तक आपने अनाउंस किया है, डिविडेंड दिया नहीं है, तो इसलिए मतलब सोशी में भी आप नहीं डालते ना, तो आगे 30,000 वाला जो डिविडेंड है वो आप कंसीडर नहीं करोगे। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, आपके पास यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, इंक्रीज़ इन लोन। लोन बैंक का कर्ज़ा कितना था आपके पास, 20,000 रुपये का था, अचानक 42,000 रुपये का हो गया बैंक लोन। तो इसका मतलब आपने बैंक से क्या लिया है, कर्ज़ा लिया है। तो इंक्रीज़ इन लोन, तो अब ये लाइबिलिटी शाइबिलिटी वाली बातें नहीं करना। लोन कितना था, 20 था, अचानक कितना हो गया, 42। तो लोन कितना से बढ़ गया, 22,000 से। एग्री? क्वेश्चन को वाइंड अप कर रहा हूँ। 30 और 15 कितना हो गया, 45। 45 में से 20 डाल दो, कितना हो गया, 45 में 65, 67। 67 में से 25 निकाल दो, कितना बचेगा, 67 माइनस 25, 42। टोटल सही कर लो, 40, 50, हाँ नहीं बेटा 42 होगा मेरे ख्याल से, चेक कर लो। 20 रह गया, 20 में 22 डाल दिया, 42। तो 42 क्या है, पॉजिटिव आ गया। तो इसको क्या नाम दोगे, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो कि कितनी आई है तुम्हारे पास, 42। इन सब को सम अप कर लो, क्या आ जाएगा, इन सब को सम अप कर लो, यानी ऑपरेशंस को फाइनेंसिंग। क्या भाई, 37 नेगेटिव। तो यहाँ आप बोल रहे हो 37,000 नेगेटिव। तो इसको क्या लिखोगे, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डन हो गया। ओपनिंग कितना पड़ा हुआ था तुम्हारे पास, ओपनिंग था 14,000 रुपये, बैलेंस शीट में देख लेना। तो ऐड
बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि कितना है बेटा 14,000 रुपये। कैश है कि कैश 14,000 है। 37 में से -37 कैलकुलेटर उठाना, -37 तो ये क्या आ जाएगा आपके पास बैलेंस कैरेट डाउन किसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कितना बेटा माइनस का 23। तो माइनस का 23 मतलब जाके अपनी SOF भी चेक कर लेना कि जो तुम्हारे पास वाकई जो बैलेंस आया था कि वो माइनस में है या नहीं है। अगर माइनस में है तो तुम्हारा आंसर सही है, अगर माइनस में नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती है। हाँ डेफिनेटली माइनस में आ रहा है। कितना माइनस में आ रहा है यहाँ चेक कर सकते हो, ये 23 और ये 23। तो दिस इज़ कॉल्ड कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू IS 7 बेटा।